हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पैडागोजी के क्वेश्चंस को, जो कि दिसंबर 2021 में आपसे पूछे गए थे। और इन क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी और एक्सप्लेनेशन के थ्रू थोड़ा आप कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे और आपको पता भी चलेगा किस तरह का पैटर्न जो है सीटेट में आता है, और उसके लिए आप खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आज जो है ये क्वेश्चन पेपर है 23 दिसंबर 2021 का, वही हम कंटिन्यू करेंगे जिसके हमने 10 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में किए थे। और आज ये जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके कंटेंट के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 20 क्वेश्चंस पैडागोजी के भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है एक ही जगह पर मिल जाएगा, मैं आप इनको मर्ज करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से देख पाएंगे। You can also follow me on social media, Facebook पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, पीडीएफ्स मिलती रहती हैं समय समय पर। और क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं और घटनाओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूजिंग करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स इन सोशल स्टडीज़? देखो, हमसे पूछा है जो करंट के अफेयर्स होते हैं, करंट के जो इवेंट्स होते हैं जो देश दुनिया में चल रहे हैं इस टाइम पर, करंट टाइम में, तो उनका जो है इन घटनाओं का क्या उपयोग होता है सोशल स्टडी के अंदर, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड ई आर ट्रू। क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हुई हैं? सामाजिक अध्ययन इकाइयों के लिए समसामयिक घटनाओं का अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना, तो ये बात बिल्कुल सही है। यूजिंग करंट अफेयर्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज यूनिट्स, तो सोशल स्टडीज़ में हम करंट अफेयर को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो देखे जैसे हिस्ट्री का पार्ट होता है, ज्योग्राफी का पार्ट होता है, या फिर पॉलिटी का पार्ट होता है, उसके जो करंट इवेंट्स हैं उनको हम अपने सोशल स्टडी से जोड़ सकते हैं, जोड़ करके पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या है, चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि हम अभी करंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है, और जो हिस्ट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि वो पिछले वाले जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो आज के लोगों से कैसे डिफरेंट रहे हैं, आज के लोगों में क्या डिफरेंस है। या फिर जैसे हम संविधान को पढ़ाते हैं, तो संविधान में अब क्या चेंजेस आ गए हैं करंट में, और पहले जो संविधान था वो कैसा था, और बाकी जो और भी घटनाएं होती हैं, करंट इवेंट्स होते हैं, उनको भी हम सोशल स्टडी से जोड़ करके पढ़ा सकते हैं। सेकंड जो है ये है, सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना। देखो, पाठ्य पुस्तक तो होती ही है, सोशल स्टडी जो हम पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस की, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, या फिर पॉलिटी हो गई, उन बुक से तो हम पढ़ते हैं, लेकिन करंट इश्यूज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक है प्लैनेट का। प्लैनेट्स में अगर हम बात करें, देखो प्लैनेट्स के जो हैं होते हैं क्या, उपग्रह होते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, और एक ही उपग्रह है। वैसे ही देखो, पहले बृहस्पति के उपग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा थे संख्या में, लेकिन अब शनि के और डिस्कवर हो गए हैं उपग्रह, तो शनि के ज़्यादा हो गए हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, हमने करंट इशू को भी उसमें ले लिया, करंट इवेंट जो हुआ उसको हमने ले लिया, या फिर करंट कोई जानकारी हुई उसको हमने उसमें ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम जो पहले की जो जानकारी है वो तो है ही है, और जो नई जो जानकारी आई उसमें ऐड हो जाएगी। तो एक तरह से हम जो हमारी टेक्स्ट बुक है उनके साथ साथ हम करंट इवेंट्स को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, बिल्कुल इसको हम और कुछ पॉइंट के थ्रू समझ लेते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ाकर शिक्षक छात्रों को स्कूल, समाज और दुनिया की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने में सक्षम होता है। देखो, दुनिया की अब क्या सिचुएशन चल रही है उससे वो अवगत करा सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार के टाइम पर क्या सिचुएशन थी, तो वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन आज की क्या कंडीशन है वो हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर से जोड़ करके बता सकते हैं। तो इस तरह से और फिर थोड़ा कंपैरिजन करके हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उससे क्या होगा ना, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। करंट अफेयर्स स्थिति को गंभीर रूप से समझने की सिचुएशन कैसी है। जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आज के टाइम से जोड़ करके हम बता सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश काल है, कॉलोनियल पीरियड जो था,
वो कैसा था, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से भारतीयों को टॉर्चर किया था, या फिर किस तरह के अधिकार मिले हुए थे भारतीयों को, और अब कितने अधिकार मिले हुए हैं। जैसे वोटिंग राइट की बात हम कर सकते हैं, अब वोटिंग राइट क्या मिले हुए हैं, पहले क्या वोटिंग राइट मिले हुए थे। तो इस तरह से गंभीर रूप से समझेंगे स्टूडेंट्स, इस चीज़ को विश्लेषण कर पाएंगे और मूल्यांकन करने में ये मदद करेंगे। यह छात्रों को सीखने, स्कूल से बाहर चल रही स्थिति और मुद्दे से जुड़ने में मदद करता है। ऐसा नहीं है, देखो जब हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देंगे, टेक्स्ट बुक नॉलेज देंगे, इसके अलावा भी थोड़ी नॉलेज देनी होती है हम बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम उनको रट्टा लगा रहे हैं टेक्स्ट बुक का, हम उनको व्यवहारिक जीवन के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो उनको डेली लाइफ से रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे, या फिर करंट जो सिचुएशन है उसको समझने में भी उसको मदद करनी होगी। तो स्कूल के बाहर की जो सिचुएशन है वो भी उसको समझने में मदद करनी होगी। ज़रूरी नहीं है बस स्कूल तक ही हम सीमित रखेंगे उनकी नॉलेज को, उनकी नॉलेज थोड़ी सी ब्रॉड हो और वो स्कूल से बाहर की दुनिया को भी समझ सके। ये इसमें हेल्प करते हैं क्या, करंट अफेयर्स मदद करते हैं। करंट अफेयर्स को पाठ्य पुस्तक के बाहर सीखने की सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक से अलग जो चीज़ें हम सिखा सकते हैं बच्चों को, तो वो होगा क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सभी सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर्स आ जाता है, जो भी करंट इवेंट्स होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। तो करंट इवेंट्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सोशल लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निम्नलिखित में से किसे बड़ी चुनौती माना जा सकता है। Which of the following can be considered as major challenge in the teaching of social sciences at the elementary level? अब क्योंकि हम 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं इसको, तो उसी लेवल की बात करेंगे, एलिमेंट्री लेवल मतलब 6 to 8। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया कि मेजर चैलेंज कौन सा है, सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी अगर हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण पढ़ाते हैं इस लेवल पर। तो इस लेवल पर जो चैलेंजेस आते हैं बेसिकली वो हमसे पूछा है इन 5 स्टेटमेंट्स के थ्रू। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुननी है, तो इसको आप मॉक टेस्ट की तरह करें। तो मेरे आंसर बताने से पहले खुद चुनें आप। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। ए, बी और सी कौन कौन से हैं, देखो इसे गैर उपयोगितावादी विषय के रूप में माना जाता है। इट इज ट्रीटेड एज अ नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट, मतलब कि कहा जाता है कि ये इसका उतना उपयोग नहीं होता है, इसको ये इस तरह का सब्जेक्ट जो है कंसीडर किया जाता है, ऐसा ट्रीट किया जाता है कि इस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा है यह बहुत बहस और विवाद पैदा करता है और एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से कई विषयों को पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है। तो अभी इसको समझ लेते हैं इन्हीं पॉइंट्स को। बाकी देखो डी की जो है, डी और ई जो है ये नहीं होगा, सांख्यिकीय ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स या फिर हम कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हैं, और विकलांग शिक्षार्थियों को सामग्री के साथ सामना करने में कठिनाई होती है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसा कोई डिफिकल्टी वाला इसमें चीज़ नहीं होती है जो समझने में दिक्कत करेगा। तो 3 पॉइंट जो है ये सही है, और इनको देखो डिटेल में मैं बता देती हूँ। इसको गैर उपयोगितावादी विषय क्यों माना जाता है। देखो अक्सर आपने सुना भी होगा कि सामाजिक विज्ञान जो है आर्ट ग्रुप में आता है, आर्ट साइड कहते हैं ना, आर्ट साइड है आपके पास या फिर साइंस साइड है, साइंस ग्रुप के हैं आप या फिर आर्ट ग्रुप के हैं, तो ये आर्ट ग्रुप में आता है। तो इस सब्जेक्ट को क्या है उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि सबको लगता है कि साइंस को चूज़ करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारे पास, जो मौके हैं कैरियर बनाने के, वो उन सब्जेक्ट से ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए सामाजिक विज्ञान को क्या किया जाता है, एक अनुपयोगितावादी सब्जेक्ट के बारे में देखा जाता है, मतलब कि उपयोगी नहीं माना जाता, गैर उपयोगी इसको माना जाता है। तो धारणा ये बनी हुई है एक तरह से हम ये कहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कम इसको हम कहेंगे वैल्यू मिलती है इस सब्जेक्ट को। और इसमें बात करें तो शिक्षक और छात्र दोनों इसकी सामग्री को समझने में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इसको कम वैल्यू दी जाती है। अब कम वैल्यू दी जाती है तो टीचर भी इसको पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं महसूस करेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ज़्यादातर इस सब्जेक्ट को कम ही लोग पसंद करते हैं इसी वजह से। तो यह बहुत बहस और विवाद पैदा करता है, इसमें काफ़ी सारे डिबेट के इश्यूज होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे विवाद पैदा होते हैं। और देखो एक चीज़ और है, इसमें सामाजिक विज्ञान आपको पता ही है कई सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, अब जो उन सब्जेक्ट को पढ़ाएगा टीचर, वो तो उसने तो ये 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसमें से। मान लो कि उसने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्योग्राफी भी पढ़ाना पड़ेगा और उसको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना पड़ेगा। तो विशेषज्ञ तो वो 2 सब्जेक्ट का है, लेकिन 2 सब्जेक्ट और उसे पढ़ाने पड़ेंगे। इससे होता क्या है कि उसको जो है, जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें तो उसे मैपिंग नहीं इतने अच्छे से आती होगी,
वो इतना विशेषज्ञ नहीं होगा वो टीचर मैपिंग वगैरह में, तो वो अच्छे से जो नॉलेज है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा बच्चों को, तो इससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि चैलेंजेस हैं सोशल साइंस की स्टडी में, टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समाज विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को डैश के उद्देश्य से विकसित किया गया है। सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स एट द अपर प्राइमरी स्टेज हैव बीन डेवलप्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। बेसिकली हमसे पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको किस उद्देश्य से विकसित किया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषयगत प्रस्तुति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग थीमेटिक प्रेजेंटेशन। थीमेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे किसी थीम से रिलेटेड कोई बुक होती है तो उसको कहते हैं थीमेटिक प्रेजेंटेशन। तो एक तरह से क्या है, पाठ्य पुस्तक को उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए छात्र को विषयगत प्रस्तुति प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है कि जिससे कि एक थीम के साथ वो लेकर के चलें किसी भी जो है टॉपिक को। सामाजिक विज्ञान में विषयगत दृष्टिकोण छात्रों को विषय के साथ जोड़कर और एकीकृत करके पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को सीखने में मदद करता है। किसी भी थीम को आप ले लेते हैं, जैसे कि मान लो जेंडर सशक्तिकरण का सब्जेक्ट है, तो ये छात्रों को लैंगिक समानता के बारे में जानने में मदद करता है। जैसे कि जेंडर से रिलेटेड आप कोई थीम ले लेते हैं कि जेंडर पर आप बात करते हैं किसी बारे में, तो जेंडर को अगर बच्चे समझ जाते हैं, जेंडर थीम को समझ जाते हैं, तो वो उस थीम से रिलेटेड और टॉपिक्स को भी समझ जाएंगे जो उससे जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से बुक्स को डिज़ाइन किया गया है कि वो एक तरह से थीम प्रोवाइड करें बच्चों को समझने के लिए। तो इससे सीखना जो है अधिक स्वाभाविक और व्यवहारिक हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को एक थीम से जोड़ करके कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत को धम्म की समझ बनाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सोर्सेज कैन बी रेफर्ड टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ धम्मा। तो देखो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें धम्म की समझ बनानी है, धम्म मतलब धर्म, धर्म को धम्म कहा गया है। ये अशोक के जो शिलालेख हैं इनमें धम्म की शिक्षा दी गई है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम प्राथमिक स्रोत चाहते हैं धम्म की समझ बनाने के लिए, धर्म को अगर हम समझाना चाहते हैं प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से, तो इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स अशोक के शिलालेख रहेंगे, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें धर्म की शिक्षा दी गई है। और ये प्राइमरी सोर्स क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। जो जानकारी किसी की मतलब आंखों देखा कोई वर्णन होता है, आंखों देखी कोई घटना होती है, या फिर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है कि पर्सन खुद से उसका वर्णन कर रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो होती है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन या फिर प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज में अगर हम धम्म की समझ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सोर्स अच्छा क्या रहेगा? अशोक के शिलालेख या फिर अशोक के इंस्क्रिप्शंस बेहतर ऑप्शन हमारे लिए रहेंगे। प्राइमरी सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो सोर्सेज वैसे 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शरी सोर्सेज, लेकिन हमने यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी लिए हैं क्योंकि इन्हीं का ज़्यादा यूज़ है। और प्राइमरी सोर्स जो है होते हैं वो होते हैं रॉ डेटा या फिर ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर इट हैज़ बीन एनालाइज्ड। मतलब कि जैसे मान लो कोई आंखों देखी घटना आपने देखी, मतलब कोई घटना आपने देखी और उसका आंखों देखा किसी को आप वर्णन कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? एक प्राइमरी सोर्स हुआ। या फिर आप उसके बारे में बुक लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं उस घटना के बारे में, जैसे कि यात्रा पर कोई आप बुक लिख रहे हैं कि आपने ट्रैवल किया, आपने जो जो चीज़ें देखी उनका वर्णन कर दिया, वो क्या हुई? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हुई। किसी के थ्रू आप वो जानकारी नहीं ले रहे हैं बल्कि अपनी आंखों से देख रहे हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो हो गई, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन वो हो गया। तो उसको हम कहते हैं क्या? प्राइमरी सोर्सेज। इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे इंटरव्यूज़ जो होते हैं ये डायरेक्ट बातचीत होती है, स्पीचेस होगी, डायरीज हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, जर्नल आर्टिकल्स हो गए और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए। ये सभी क्या किसमें आते हैं? प्राइमरी सोर्स के अंदर आते हैं। सेकेंडरी सोर्स होते हैं जैसे कि आपने कोई घटना देखी और मतलब मान लो आपने कोई बुक लिख दी, यात्रा पर कोई बुक लिख दी, अब उसकी जानकारी अगर किसी और को देनी है, किसी और के बारे में मतलब उस किताब के बारे में कोई और अगर डिटेल में लिखता है, जैसे कि मान लो हिस्ट्री पर कोई बुक लिखी गई थी, किसी ने उसी टाइम पर किसी ने यात्रा वृत्तांत लिखा अपना, या फिर जैसे जो यात्री आए थे यहाँ पर हिस्ट्री उन्होंने लिखी भारत की, अब उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी सोर्सेज। लेकिन उनकी बुक का रेफरेंस लेके अगर कोई दूसरी बुक लिखता है तो वो क्या होएगी?
वो सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम कहेंगे कि न्यू एविडेंस नहीं है इसका कोई, और ये ऑथेंटिक भी नहीं है। प्राइमरी सोर्स ऑथेंटिक होते हैं, मतलब कि प्रमाणित होते हैं एक तरह से। कोई भी कह सकता है कि हमने खुद से अपनी आंखों से देखा है, तो ये जो घटना है वो प्रमाणित है, ऑथेंटिक है। लेकिन जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उसमें ऑथेंटिक होने का कोई ये नहीं होता है कि सर्टिफिकेट है कोई कि हाँ भाई ये घटना सही है, ये गलत है, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है सेकेंडरी सोर्सेज में। तो कई चीज़ें होती हैं इस तरह की जो कि सेकेंडरी सोर्सेज में आती हैं। इसमें हम ले सकते हैं बायोग्राफीज़, किसी के मतलब किसी दूसरे के जीवन पर लिखना, क्योंकि देखो जिसने अपना जीवन जिया है वो तो उस पर आत्मकथा लिखेगा और वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स। लेकिन बायोग्राफी जो हो जाएगी वो किसी और की लाइफ पर हम लिख रहे हैं, हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं, लेकिन बायोग्राफीज़ जो है इसमें आ जाती हैं, जीवनी इसमें आ जाती हैं। हम जितनी जानकारी उनके बारे में जानते हैं उसके बारे में लिखते हैं। जर्नल आर्टिकल्स जो है ये आ जाएंगे सेकेंडरी में, टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगी, कमेंट्रीज आ जाएंगी, एडिटोरियल्स आ जाएंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ जाएंगी, साहित्य पर जो आलोचनात्मक जो हम लिखते हैं आर्टिकल्स वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना कार्य में मुख्य रूप से शामिल है। ये फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, परियोजना से रिलेटेड, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड, और इसमें क्या इंक्लूड रहता है ये आपको बताना है। तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो एक तरह से ये जो आप सीखते हैं उसको आप प्रैक्टिकली करना सिखाता है। ये जैसे जो भी चीज़ आपने सीख ली, आप किसी प्रोजेक्ट पर अगर काम कर रहे हैं उसको खुद से आप करेंगे और व्यवहारिक जीवन में आप उसके अप्लाई कर पाएंगे, और ये एक तरह से उसकी एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करता है प्रैक्टिकल चीज़ों को करने की। परियोजना कार्य एक प्रभावी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है, शिक्षण और सीखने की विधि है। मतलब ये एक कहेंगे हम लर्नर सेंटर्ड है। ये जो मतलब सीख रहा है उसको उस पर ज़्यादा फोकस रहता है और वो सीख भी पाता है बहुत जल्दी। ये जो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है, तो ये व्यक्तिगत मतभेदों के अनुकूल सीखने का अनुभव प्रदान करती है, और परियोजना कार्य मुख्य रूप से प्रभावी सीखने और परियोजना को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विषय से संबंधित कई संसाधनों से जानकारी एकत्रित करना शामिल है। तो जब आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं इससे इफेक्टिव लर्निंग होती है। जो लर्निंग आपकी होती है वो परमानेंट हो जाती है। वो एक तरह से किसी और मेथड से सीखने के मुकाबले ये जो मेथड होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे आप जल्दी सीखते हैं और परमानेंटली सीखते हैं, मतलब ये भूलते नहीं हैं आप जो परियोजना के थ्रू आप सीखते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू आप सीखते हैं। बच्चे अनुभव के माध्यम से नए तथ्य और जानकारी सीखते हैं। तो अनुभव एक तरह से बच्चे खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और खुद के एक्सपीरियंस से हम कोई चीज़ जब सीखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बस जाती है और उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परियोजना को करने में उपयुक्त अनुक्रमण क्या है? व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट सीक्वेंसिंग इन द डूइंग ऑफ ए प्रोजेक्ट? तो बेसिकली जैसे हम कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं उसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए किसी भी उसको काम को करने का, प्रोजेक्ट को बनाने का, ये हमसे उसका सीक्वेंस पूछा गया है। तो सीक्वेंस वैसे आप लगा सकते हैं कि कौन सी जो चीज़ है वो पहले होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए। इसको वैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा, DBCA। डी यानी कि सबसे पहले तो क्या करेंगे आप विषय के लिए साहित्य या फिर सामग्रियों का अध्ययन करेंगे, मतलब कि आप मटेरियल को पहले स्टडी करेंगे। जो जिस टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट मिला है आप उससे रिलेटेड पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर आ जाएगा बी, एक शोध प्रश्न या समस्या तैयार करना। फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब कि एक समस्या आपको मिलेगी कि जिस पर आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है वो करना है। इसके बाद होगा क्या, शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। आप एक तरह से अप्रोच इसके लिए डेवलप करेंगे कि हाँ ये अप्रोच होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को करने की। इसके बाद होगा विषय से संबंधित एक प्रश्नावली या फिर क्वेश्चनरी या फिर इंटरव्यू कार्यक्रम तैयार करेंगे। आप उसके बाद जो है एक तरह से उसको प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से मुझे ये प्रोजेक्ट कवर करना है। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों के वैचारिक ज्ञान का आकलन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेस द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स? तो कंसेप्चुअल नॉलेज जो होती है वो कौन सा प्रश्न है जो उसका असेसमेंट करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कई क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं,
5 दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन, आपको पहचानना है। इससे आप कंसेप्चुअल नॉलेज जो है उसका असेसमेंट कर पाएंगे। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 में है बी और ई। बी और ई में अगर आप देखें तो बी है आर्थिक विकास और सतत विकास के बीच अंतर, डिफरेंस आपको बताना है। और इसमें निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती के बीच अंतर, डिफ्रेंशिएट करना है निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती में, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बीच में। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो ये दोनों ऑप्शन है इसमें देखो दोनों के बीच अंतर डिफरेंस पूछा है, डिफ्रेंशिएट करने को बोला गया है। तो जो ये कंसेप्चुअल नॉलेज जो है ना आपकी, ये होती है कंसेप्ट पर बेस्ड। अगर किसी चीज़ का आपका कंसेप्ट क्लियर है, किसी चीज़ को लेकर के आपने बिल्कुल कंसेप्ट अपना डेवलप कर लिया है कि भाई आपको अगर माइनर सा चेंज के साथ 2 टॉपिक दे दिए जाएं और अब आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि इसमें ये डिफरेंस है और इसमें ये डिफरेंस है, दोनों में मतलब अंतर है। तो दोनों क्वेश्चन ये होंगे क्या असेसमेंट के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज के, लेकिन बाकी के जो हैं इससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें किसी कंसेप्ट के बारे में आपसे नहीं पूछा है, बल्कि आपके कुछ में विचार पूछे हैं तो, और कुछ में आपसे निबंध वगैरह पूछा है। तो इसमें ऐसा कुछ विचार नहीं पूछे हैं, मतलब सॉरी, इसमें ऐसा नहीं पूछा है कि किसी में अंतर बताना है, माइनर से माइनर आपको डिफरेंस बताना है। तो इसीलिए ये वाले जो हैं ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो एक तरह से जो माइनर से भी डिफरेंस हैं, किसी चीज़ में अगर अंतर है, 2 चीज़ों के बीच अंतर पूछ लिया जाए तो उसमें क्या होगा, कंसेप्चुअल नॉलेज को आपको असेसमेंट किया जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसे उन अवधारणाओं सिद्धांतों के ज्ञान के रूप में संदर्भित किया जाता है जो देखो छात्र इसे कई मेथड से सीख सकते हैं। कंसेप्ट जो है, जैसे मान लो किसी भी टॉपिक का आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको उसको डीप नॉलेज लेनी है, अच्छे से उसको समझना है, तो क्या होगा, आप उसको पढ़ने के थ्रू भी समझ सकते हैं, लिखकर भी समझ सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ को लेकर के कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो क्या होता है, उसको कहते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज। तो ये कक्षा में अध्ययन की गई अवधारणा और शिक्षार्थी के निजी जीवन के बीच एक सेतु बनाता है। तो जो देखो जो आपने पढ़ा है, अब तक, और जो आपकी डेली लाइफ होती है, तो ये दोनों के बीच क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, सेतु का, दोनों को जोड़ने का काम करता है। जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया, और अगर आप उसको डेली लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं तो वो क्या हो गया, एक तरह से उसको ये जोड़ने का काम करता है। तो ये दैनिक जीवन में विधिकरण, विश्लेषण और कार्यान्वयन के कौशल विकसित करता है। जो हम बचपन में रट्टा मारते हैं और हमें पता नहीं होता है उसका मतलब, उसके पीछे का कंसेप्ट हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो उसके कंसेप्ट को आप समझने लगते हैं। उसका कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी नाम को सुन करके कहेंगे कि हाँ ये नाउन है। लेकिन बचपन में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति और वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने रट्टा मार लिया, लेकिन हमें उसके पीछे का मतलब पता नहीं है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो इसके मतलब समझने लगते हैं कि जैसे कि भाई किसी भी चीज़ का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, या फिर व्यक्ति का अगर कोई नाम है, तो अगर आपको वो परिभाषा में भी नहीं बताया गया है वो नाम, तो अगर आपको नाम सुनाई देता है तो आप कहेंगे कि हाँ ये नाउन है। वो क्या हुआ, एक तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, और वो निजी लाइफ में भी आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि भाई आप नाम सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये नाउन की बात हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है, एक तरह से जोड़ने का ही काम करता है। कंसेप्चुअल नॉलेज जो होती है एक तरह से जोड़ने का काम करता है, जो आपने सीखा और जो आपने अप्लाई किया अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करता है। तो जो एसेस करता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को, वो ऑप्शन आपको इसमें से चुनने हैं। इसमें भी कुछ इस तरह से ही पूछा गया है जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन यहाँ बात हो रही है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, C, D और E। A, C और D और E हैं, देखो यहाँ पर आप देखेंगे A, C, D और E। अब देखो इसमें ये वाला नहीं है, B नहीं है, और इसको हम समझ लेते हैं क्यों नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन, और फिर पूछा है देखो विद्यालय के लिए विस्तृत प्रस्ताव लिखें जो कि खेल दिवस आयोजित करने के लिए छात्रों का एक समूह बनाने की अपेक्षा की जाती है। तो आप उसके लिए जो प्रपोजल देना चाहते हैं वो आप लिखें
तो आपसे के विचार पूछे गए हैं। विषय पर एक अवधारणा मानचित्र विकसित करें। विषय पर 3 जर्नल पढ़ने के बाद ग्रामीण आजीविका। तो ये इस पर आपको क्या करना है, अवधारणा मानचित्र, कंसेप्ट मैप बनाना है इसका। ये आपसे ही पूछा है कि आपको ये करना है। फिर अपने माता पिता मित्रों या शिक्षकों से 20वीं शताब्दी में आदिवासी विद्रोह के कुछ नायकों के नाम खोजें और उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। देखो अपने शब्दों में आपसे पूछा है कि जो कहानी है वो अपने शब्दों में लिखनी है इनके बारे में। आपके मोहल्ले में नियमित रूप से ट्रैफिक जाम रहता है जिसके कारण आपको स्कूल के लिए देर हो जाती है। उन रणनीतियों का वर्णन करें जो आप इस मुद्दे को हल करने के लिए विकसित करेंगे। तो इसमें भी आपके विचार पूछे गए हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे, ऐसा कोई सॉल्यूशन बताएं। तो ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेटाकॉग्निशन जो नॉलेज होती है ये शिक्षार्थी को यह तय करने में मदद करता है कि नई जानकारी सीखने के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। तो इसमें देखो एक तरह से स्ट्रेटेजीज बनाना शामिल होता है, उनको सेलेक्ट करना शामिल होता है। एक इसमें ये होता है कि यह रणनीतिक या चिंतनशील ज्ञान है जो समस्याओं को कैसे हल किया जाए, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करना है हमें, ये इसमें शामिल है। संज्ञानात्मक कार्य जैसे जिसमें प्रासंगिक और सशर्त ज्ञान और स्वयं का ज्ञान शामिल है। तो जैसे समस्या आपसे पूछी जाएगी कि मतलब आपको बताई जाएगी कि भाई ये समस्या है, जैसे कि हमने इस लास्ट वाले ऑप्शन में देखा कि भाई ये समस्या है और इसको आप कैसे हल करेंगे, कैसे, एक तरह से कैसे ही आपसे पूछते हैं, हाउ कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से इस चीज़ की आपसे जानकारी इसमें ली जाती है। तो इसमें सेल्फ थिंकिंग शामिल होती है, खुद का ज्ञान इसमें शामिल होता है। यह सीखने के परिणाम प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित है कि भाई जो सीख कर आपने क्या सीखा, मतलब सीख कर आपने क्या सीखा, कोई भी चीज़ आपने सीखी है अगर, तो उससे अपने मतलब आउटकम उसका क्या निकला, क्या आपके अंदर अचीव उससे हुआ। मेटाकोग्निटिव ज्ञान का आकलन करने के लिए उत्तर देते समय स्वयं की सोच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम इसको एसेस करना चाहते हैं मेटाकोग्निटिव नॉलेज को, तो इसमें अगर हम आंसर देते हैं तो इसमें हमारी खुद की सोच शामिल होती है, सेल्फ थिंकिंग इसमें होती है। तो सेल्फ की जहाँ पर बात आए, खुद की जहाँ पर बात आए, खुद के विचारों की बात आए या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो खुद से करना है, ऐसी किसी चीज़ की बात आए तो वो है कॉग्निटिव नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेस द रिलेट एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो देखो इसमें भी हमसे 5 स्टेटमेंट दे दी गई हैं और उनका पूछा है कि मूल्यांकन पहलू का आकलन कौन सा इसमें से करता है प्रश्न। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी, डी और ई। सी, डी और ई। तो यहाँ पर देखो आप देखेंगे अगर क्वेश्चंस को, समग्र शिक्षा अभियान भारत में सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु दीजिए कि किस तरह से ये समग्र शिक्षा अभियान जो है सीखने का स्तर बढ़ाता है। तो इसमें आपको अपने 3 बिंदु लिखने हैं इस पक्ष में, किस तरह से बढ़ाता है। 1991 से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को जन्म दिया, इस कथन का मूल्यांकन करें। अब देखो ये तो घटना हो गई, ये घटना घट गई है। अब आपको क्या करना है, इसमें जजमेंट देना है। जहाँ बात होती है जजमेंट की, इवैल्यूएशन की, किसी चीज़ का भी मूल्यांकन करना, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है, उसमें आपको जजमेंट करना है, निर्णय देना है या फिर आपका इवैल्यूएशन करना है। तो ये शामिल होता है इसमें। और ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे इसमें पूछे गए हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करे, न्यायोचित ठहराना। तो ये जो है इसमें ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये जस्टिफाई करना है हमें, एक तरह से हमको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है इसको। तो किस तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है गवर्नमेंट। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गवर्नमेंट को जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इंश्योर करना है, किया गया है, लेकिन इस पर हमें मूल्यांकन करना है, एक तरह से जजमेंट देना है कि क्या मतलब किस तरह से सरकार इसको कर रही है, इस पर जजमेंट करना है। तो एक तरह से हम मूल्यांकन करते हैं इसमें चीज़ों का, जजमेंट देते हैं। देखो ये जो रिलेटेड है हमारा इवैल्यूएशन, ये हमारा रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन से, जो कि दिया है ब्लूम ने। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें लर्निंग के 3 डोमेन्स ब्लूम ने बताए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लर्निंग के 3 डोमेन्स कौन कौन से बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ये इफेक्टिव नहीं है, वो तो होता है इफेक्ट मतलब प्रभाव, ये है अफेक्ट।
अफेक्शन जो होता है, जो हम फील करते हैं, जो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। तो ये ब्लूम ने 3 जो है लर्निंग डोमेन्स बताए हैं। कॉग्निटिव जुड़ा है हमारी मेंटल स्किल से, हमारी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनसे जुड़ा है कॉग्निटिव। अफेक्टिव जो है ये हमारा जुड़ा है फीलिंग से, हमारे इमोशन से, हमारी भावनाओं से। और साइकोमोटर जो जुड़ा है वो हमारे एक्शंस से जुड़ा है। इसको हिंदी में कहते हैं गत्यात्मक पक्ष। और इसमें जो वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हम हाथ पैरों के थ्रू करते हैं, हमारी बॉडी के थ्रू करते हैं, इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं किससे, हेड, इसमें तो हेड का इस्तेमाल हम करते हैं, दिमाग का। अफेक्ट यानी हार्ट, इसमें हम हार्ट का इस्तेमाल करते हैं, दिल का। और इसमें हम हैंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरह से आप उसको ट्रिपल एच से याद रख सकते हैं। तो 3 डोमेन्स बताए हैं लर्निंग के ब्लूम ने, और इसमें अलग अलग लेवल्स दिए हुए हैं। ये लेवल्स कुछ इस तरह से चलते हैं, इस तरह से इस पिरामिड में, जैसे कि सबसे पहले नॉलेज आता है, फिर कंप्रीहेंशन आता है, फिर एप्लीकेशन आता है, और फिर एनालिसिस आता है, सिंथेसिस आता है, इवैल्यूएशन आता है। तो ये जो है ये पहले का है, जो लेवल्स हैं ये पहले के हैं। और ये जो है रिवाइज हुआ था कब, 2001 में। इसके बाद ये पहले तो था ये नाउन की फॉर्म में, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कंप्रीहेंशन, नॉलेज, लेकिन फिर ये आ गया क्या, वर्ब की फॉर्म में, जैसे कि रिमेंबरिंग और अप्लाइंग, इस तरह से आईएनजी फॉर्म में आ गया, ये नाउन से आईएनजी फॉर्म में आ गया। इसको हम डिटेल में किसी वीडियो में करेंगे, यहाँ पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो देखो इसी में से ये टॉपिक लिया था हमने, इवैल्यूएशन, जो भी क्वेश्चन में आया था ना, तो ये यहीं से इवैल्यूएशन लिया है। देखो इसमें अलग अलग इसमें टॉपिक से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अभी एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा आगे, अभी उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ब्लूम ने 3 डोमेन्स बताए थे लर्निंग के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो ये कॉग्निटिव में से एक था इवैल्यूएशन, जो हमने भी देखा, क्योंकि ये इवैल्यूएशन क्या है, हमारा दिमाग, मेंटल स्किल्स से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये 3 जो लास्ट के हैं वो हो जाएंगे करेक्ट, सी, डी और ई। यहाँ पर थोड़ा सा और देख सकते हैं आप इसके बारे में। देखो यहाँ पर ये दिए हुए 3 डोमेन्स लर्निंग के, और इसमें ये टीचर को ये टीच करने में हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को लर्न करने में हेल्प करते हैं। ये कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली जुड़ा है हमारी मेंटल स्किल से, या फिर हम कहें इंटेलेक्चुअल स्किल से जुड़ा हुआ है। और इवैल्यूएट करना कहते हैं, इट हेल्प्स इन मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द सिचुएशन बाय यूजिंग द आइडियाज़ को यूज़ करके क्या करता है, ये जजमेंट में मदद करता है किसी भी सिचुएशन की। जस्टिफाइंग डिसीजंस अबाउट द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटीरियल्स। इवैल्यूएटिंग हेल्प्स इन कंक्लूडिंग, क्रिटिसाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, जस्टिफिकेशन, रिलेटिंग एंड कंपेयरिंग। जैसे कि हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड वो टॉपिक देखा था ना, कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कर रही है नागरिकों के। तो इसमें देखो हम क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पा रही है उसे, तो गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना हम करेंगे। और जस्टिफिकेशन हम इस पर दे सकते हैं, और हम इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार कितना सरकार सुनिश्चित करे, कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करती है सरकार। ये कहाँ तक सच है कि संविधान में तो लिख दिया मौलिक अधिकार लोगों को मिलेंगे, लेकिन कितना सरकार उसे सच करके दिखा रही है। तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक्चुअली एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे साइड में, ये एप्लीकेशन जो अभी हमने देखा था ना, कॉग्निटिव वाला, कॉग्निटिव डोमेन्स जो देखा था, उसमें एक वर्ड था एप्लीकेशन भी, एक लेवल था एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है, इसमें देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न पढ़े, उनमें से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है। आपने ये पढ़े भी होंगे 6 डोमेन्स ब्लूम के, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आया है कि आप मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। तो इस तरह से ये 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको इसमें से सही और गलत चुनना है, गलत नहीं सिर्फ सही चुनना है। तो सही कौन सा है इसमें से, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सी और ई जो हैं वो सही हैं बस इसमें से, यानी कि इसको क्लियर कर लेते हैं, सी और ई जो है इसमें से सिर्फ यही सही है, बाकी इसमें गलत है। अब देखो इसको देख लेते हैं कि क्यों ये सही है और बाकी गलत क्यों है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें पूछा गया आपसे कि मान लीजिए मुंबई में समय शाम के 7 बजे हैं, लंदन में क्या समय होगा जो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के करीब स्थित है।
अब देखो आपने कंसेप्ट ये टाइम का पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस में हम पढ़ते हैं टाइम का कंसेप्ट। टाइम में आपने क्या समझा कि जो लंदन से होकर ग्रीनविच लाइन जाती है वहाँ पर जो है हमारे टाइम जोन है पूरे वर्ल्ड का। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से अगर कोई जगह ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है तो टाइम थोड़ा आगे रहेगा, और ग्रीनविच के अगर पीछे वाले जो कोई प्लेस है तो टाइम थोड़ा पीछे रहेगा। अब आपने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे इंडिया के टाइम के बारे में पूछा है कि मुंबई में शाम के 7 बजे हैं। अब देखो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर है कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम, आपको पता है। लेकिन जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप जान पाएंगे करेक्ट टाइम क्या होगा इस वक्त ग्रीनविच का। तो ग्रीनविच का टाइम आपसे पूछा है, एक तरह से आपसे क्या कहा गया है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपसे बोला गया है। तो अब आप इसको अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे 5.5 घंटे इसमें से माइनस करके कि 1:30 बजे होंगे। 1:30 PM जो है वो टाइम हो रहा होगा ग्रीनविच में इस वक्त, अगर मुंबई में 7 बजे हैं। तो ये क्या किया आपने, अप्लाई किया, ये नॉलेज आपके पास थी। तो इसी तरह से स्टेप है ये, फर्स्ट जो स्टेप है इसका कॉग्निटिव डोमेन्स का नॉलेज था। आप देख सकते हैं बैक जा करके जो लेवल 1 था वो नॉलेज था। तो नॉलेज थी आपके पास इसकी कि हाँ भाई 5:30 बजे आगे होता है भारत का टाइम ग्रीनविच से। लेकिन जब आपने इसको अप्लाई किया अपने डेली लाइफ में तो आप जान पाए कि 1:30 बज रहे होंगे इस वक्त ग्रीनविच के पास में। तो ये हो गया एप्लीकेशन। वैसे ही है ये DE ऑप्शन में भी, लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्कूली छात्र नेता चुनने के लिए आप जिन चरणों का पालन करेंगे इनकी सूची बनाएं। आप उन स्टेप्स को जानते हैं, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन कहलाएगा, अनुप्रयोग कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे। ऐसे ही होता है कि जैसे आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन जानते हैं, जोड़ना घटाना आप जानते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, शॉप पर भी जा कर के जब आप सामान खरीदेंगे और आप जब देखेंगे जो आपको चेंज मिले वो हिसाब सही है या नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। ऐसे ही होगा जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं। अगर कुकिंग में आपने सीख लिया कि राइस कैसे बनता है, राइस बनता कैसे है। राइस बनाने के लिए हमको चावल चाहिए, चावल पहले धुलेंगे, फिर उसके बाद उसको बर्तन में डालेंगे और उसको क्या बोलते हैं पानी डाल करके पकाना है। ये आपने सीख लिया, देख करके सीख लिया। लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन उसका नहीं करेंगे, तब तक आपको वो एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं चलेगी। तो जब उसको आप करते हैं खुद से, वो कहलाता है क्या, एप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा C और E इसमें करेक्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। देखो ये मैंने यहाँ पर भी ले लिया है और ये मैंने समझा दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन जो है 3rd नंबर पर आ रहा है। आज हमने इन दोनों पॉइंट्स के बारे में समझा, देखो इवैल्यूएशन के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर था ये नॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।